हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी टीवी। दोस्तों, फैसलाबाद आबादी के लिहाज से हमारे मुल्क का तीसरा बड़ा शहर है। ये शहर टेक्सटाइल हब भी कहलाता है, इसीलिए इस शहर की पाकिस्तान में बहुत इंपॉर्टेंस है। फैसलाबाद की तारीख बहुत दिलचस्प है। अंग्रेजों ने इस शहर को क्यों और कैसे बनाया था, ये सब आप इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, आज जहां फैसलाबाद है, यहाँ और इसके इर्द गिर्द के इलाकों में कभी घने जंगलात होते थे। कहते हैं कि यहाँ कभी जंगली कबीले रहा करते थे। ये लोग घने दरख्तों के बीच में अपनी जिंदगी गुजारते थे, लेकिन फिर ये लोग ये जगह छोड़कर चले गए। सन 1800 के बाद ये जगह बिल्कुल वीरान पड़ गई थी, लेकिन फिर हमारे इलाकों में अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया, यानी यहाँ ब्रिटिश राज लग गया। दोस्तों, ये तकरीबन 140 साल पहले की बात है, जब हमारे इलाकों में फ्रीडम फाइटर्स अंग्रेजों के खिलाफ आजादी की जंग लड़ रहे थे। जहां फैसलाबाद मौजूद है, इस इलाके में भी कई ऐसे फ्रीडम फाइटर्स मौजूद थे। ये लोग फैसलाबाद में मौजूद घने जंगलात में छुप जाया करते थे। दोस्तों, अंग्रेज इस बात से काफी परेशान थे और तभी इनके जहन में एक प्लान बन गया। इन्होंने सोचा कि क्यों ना इन जंगलात की जगह एक शहर बनाया जाए, ताकि फ्रीडम फाइटर्स यहाँ घने दरख्तों के बीच में छुप ना सकें। ये जिम्मेदारी जेम्स लायल को दे दी गई थी, जो उस वक्त पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर था। इसी के नाम पर इस शहर का नाम लायलपुर रखा गया, जो फैसलाबाद का पहले नाम था। दोस्तों, 1890 में इस शहर की बुनियाद रखी गई। ये शहर सिर्फ 40,000 लोगों के लिए बनाया गया था। आज फैसलाबाद का जो मशहूर क्लॉक टावर है, जिसके 7 से 8 बाजार निकलते हैं, ये दरअसल ब्रिटिश झंडे यानी यूनियन जैक के डिजाइन को जहन में रखकर बनाया गया था। इस शहर में ग्रीनरी भी बहुत रखी गई थी। यहाँ हर जगह बरगद के दरख्त देखने को मिलते थे। दोस्तों, लायलपुर यानी फैसलाबाद में खेती बाड़ी भी शुरू कर दी गई थी और फैसला किया गया कि यहाँ से वजीराबाद तक पटरी भी बिछाई जाएगी। ये काम 1895 में मुकम्मल हो गया था। वक्त गुजरने के साथ साथ फैसलाबाद में तरक्की होती रही, जैसा कि 1906 में यहाँ यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर भी स्टैब्लिश कर दी गई थी। दोस्तों, 1911 तक इस शहर की आबादी 20,000 के करीब हो चुकी थी। 1930s में यहाँ इंडस्ट्रीज भी लगना शुरू हो गईं। इस जगह फूड प्रोसेसिंग और केमिकल्स और अनाज वगैरह भी पीसे जाते थे। इसीलिए फैसलाबाद को पाकिस्तान का पहला प्लान्ड सिटी कहते हैं, क्योंकि इसके हर कोने को बाकायदा प्लान कर कर बनाया गया था। दोस्तों, वक्त गुजरता गया। 1939 में दूसरी जंग अजीम यानी वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो गई और ब्रिटिश फौजियों को बहुत बड़ी तादाद में अनाज वगैरह की जरूरत पड़ गई। तभी अंग्रेजों ने फैसलाबाद और इसके इर्द गिर्द के इलाकों में नहरी निजाम भी बिछाना शुरू कर दिया, ताकि यहाँ की फसलों को फायदा हो सके और इस रीजन में मौजूद बरतानवी फौजियों को खुराक का कोई मसला ना हो। दोस्तों, पाकिस्तान बनने के बाद भी फैसलाबाद का नाम लायलपुर ही था, लेकिन 1977 में इसका नाम फैसलाबाद रख दिया गया। ये नाम सऊदी अरब के बादशाह किंग फैसल के नाम पर रखा गया था। यूं कभी घने जंगलात में घिरी हुई ये जगह, जहां कबीले रहा करते थे, उस जगह को ब्रिटिश राज ने एक खूबसूरत शहर बना दिया था। आज पाकिस्तान का तीसरा बड़ा और एक इंतहाई इंपॉर्टेंट शहर है, जहां लाखों पाकिस्तानी अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी टीवी। दोस्तों, जर्मनी में एक स्टेट है जिसका नाम बेवेरिया है। यहाँ एक टाउन में कभी एक फार्म हाउस होता था। ये आज से 100 साल पुरानी बात है। इस फार्म हाउस का नाम हिंटर काइफिक फार्म था। ये जगह जंगलात से घिरी हुई थी। यहाँ अक्सर बर्फबारी हुआ करती थी और ये जगह बर्फ से ढक जाती थी। ये कहानी मार्च 1922 की है। इस फार्म हाउस में एक फैमिली रहती थी। ये 6 लोग थे। 63 साल का एंड्रियास, इसकी बीवी काजेलिया, इनकी बेटी विक्टोरिया, विक्टोरिया के 2 बच्चे काजेलिया और योसेफ। इनके साथ इनकी एक हेल्पर यानी मुलाजमा भी रहती थी। इसका नाम मारिया था। विक्टोरिया का शौहर मर चुका था, इसीलिए ये अपने माँ बाप के साथ इसी फार्म हाउस में रहती थी। दोस्तों, ये तारीख थी 1 अप्रैल 1922 की, जब विक्टोरिया की बेटी काजेलिया स्कूल नहीं गई। इस दिन इस फैमिली ने चर्च भी जाना था, लेकिन ये लोग चर्च भी नहीं पहुंचे।
अगले मजीद 2 दिन जब कजेलिया स्कूल नहीं गई तो स्कूल की तरफ से इनके घर मेल्स आना शुरू हो गईं। दोस्तों, अब 5 दिन हो गए थे और इस फैमिली को इनके पड़ोसियों ने नहीं देखा था। पड़ोसियों को यह भी पता चला कि इनकी बेटी कजेलिया स्कूल नहीं जा रही। तभी इन लोगों ने इस फार्म हाउस में जाने का फैसला किया, लेकिन आगे जो ये देखने वाले थे वो शॉकिंग था। ये लोग जब अंदर गए तो इनको फार्म हाउस के अनाज स्टोर करने वाली जगह पर 4 लाशें मिली। ये लाशें विक्टोरिया, इसके माँ बाप और इनकी बेटी कजेलिया की थीं। विक्टोरिया का बेटा योसेफ अपने बेड पर मरा हुआ था और इनकी मुलाजमा मारिया को इसके बेड पर ही कत्ल कर दिया गया था। इन सब की लाशें बहुत बुरी हालत में थीं। दोस्तों, इन्होंने फौरन पुलिस को इत्तला कर दी। पुलिस जब इस फार्म हाउस में पहुंची तो कुछ हैरत अंगेज बातें सामने आईं। जिस किसी ने भी इस फैमिली को कत्ल किया था वो इनको कत्ल करने के बाद कई दिन से इसी फार्म हाउस में रह रहा था। इसकी वजह यह थी कि फार्म हाउस के जानवरों को खाना बाकायदगी से दिया जा रहा था। किचन में ताज़ा खाना भी मौजूद था और पड़ोसियों को फार्म हाउस की चिमनी से धुआं भी निकलता दिखाई दिया था। यह अजीब बात थी, कोई 6 लोगों को कत्ल कर कर उस जगह इतने दिन क्यों रहेगा। एक और अजीब बात यह थी कि फार्म हाउस में काफी पैसे मौजूद थे, लेकिन कातिल ने इन पैसों को नहीं चुराया। फार्म हाउस की हर कीमती चीज अपनी जगह पर मौजूद थी। दोस्तों, यहां से ये कहानी और भी अजीब हो जाती है। दरअसल 6 महीने पहले इस फार्म हाउस में कुछ अजीब हुआ था। इनकी एक और मुलाजमा थी जिसने इनकी नौकरी छोड़ दी थी। ये बहुत डरी हुई थी। इसने शिकायत की थी कि इस फार्म हाउस के अंदर से अजीब आवाजें आती थी। इसको लगता था कि ये फार्म हाउस हॉन्टेड है, यानी यहाँ जिन्नात रहते हैं। बात यहाँ भी खत्म नहीं होती। एंड्रियास को अपने फार्म हाउस में ऐसे अखबार मिलते थे जिनको घर में किसी ने खरीदा ही नहीं होता था। इनकी चाबियां भी अक्सर गुम हो जाया करती थीं। इसने अपने पड़ोसियों को यह भी बताया था कि इसको बर्फ में कदमों के निशान नजर आते हैं। ये निशान जंगल से इसके फार्म हाउस के पीछे एक कमरे की तरफ बने हुए दिखाई देते हैं, यानी कोई जंगल से फार्म हाउस में दाखिल होता था लेकिन कदम के निशान वापस नजर नहीं आ रहे होते थे, यानी जो भी जंगल से आता था वो वापस नहीं जाता था। एंड्रियास को भी फार्म हाउस में अजीब आवाजें सुनाई देती थीं और इसने भी अपने पड़ोसियों को बताया था कि ये फार्म हाउस हॉन्टेड है, यानी यहाँ जिन्नात रहते हैं। दोस्तों, इन डिटेल्स ने इस केस को और भी पुरस्कार बना दिया। पुलिस अगले कई साल तक इस केस को इन्वेस्टिगेट करती रही। इन्होंने कई लोगों पर शक भी किया, लेकिन ये कभी पता नहीं चल सका कि इन 6 लोगों को किसने कत्ल किया था। ये फार्म हाउस दहशत की अलामत बन चुका था। लोग इससे दूर रहते थे, इसीलिए इस फार्म हाउस को तोड़ दिया गया था। दोस्तों, वैसे तो ये केस पिछले 100 साल से अनसॉल्व्ड है, लेकिन यहाँ एक बात हो सकती है। हो सकता है किसी फैमिली के किसी फर्द ने, जैसा कि एंड्रियास ने, अपनी ही फैमिली को मार दिया हो। ये कुछ दिन ऐसे ही रहा और फिर इसने खुद को भी मार दिया, लेकिन इसके भी सबूत नहीं मिले कि इनमें से किसी ने खुद को मारा था। बहरहाल ये अजीब कहानी आज भी जर्मनी में लोगों को हैरत में डाल देती है। क्या ये फार्म हाउस हॉन्टेड था? इनका कत्ल किसने किया? ये ऐसे सवालात हैं जिनका जवाब आज तक नहीं मिल सका। दोस्तों, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करना चाहें तो उसका लिंक नीचे मौजूद है।